अच्छा, सरकार की तरफ से कई आंकड़े इकोनॉमिक सर्वे में भी सामने रखे गए रुचिका जी, लेकिन आम लोग जो हैं वो बेहद सिंपल लैंग्वेज को समझते हैं और उसी को अपनाते हैं। कई ऐसे केसेस मैंने देखे हैं खुद अपने आसपास भी, जो कोविड काल में जिनका छोटा मोटा व्यापार था ठप हो गया, दोबारा वो खड़े नहीं हो पाए, दोबारा उनका कोई व्यापार शुरू नहीं हो पाया, कई लोगों की नौकरी चली गई, तो कई लोगों की जो सैलरी थी उसमें डिडक्शन भी देखा गया है। रुचिका जी, ये तो एक साइकिल सिस्टम होता है ना, हम लोगों की जेब में अगर पैसा होगा वो खर्च करेगा तो फिर टैक्स के तौर पर सरकार के पास भी पहुंचेगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अगर आप देखें तो ये दोनों डिमांड और सप्लाई, जैसे कहते हैं ना हम दो पहिए हैं हमारी गाड़ी के, उसी तरह से ये चीज है। सरकार को एक बैलेंस बनाना पड़ेगा इन्फ्लेशन के बीच में और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है वो 6% है और ग्रोथ रेट जो है वो 6 से 7% की है, तो दोनों के अंदर अगर आप देखें तो बहुत एक नैरो गैप है। तो सरकार के पास एक इस समय बहुत बड़ा चैलेंज है, वो इस गैप को किस तरह से फिल करेगी और जो ग्रोथ रेट है उसको बढ़ाएगी और इन्फ्लेशन को जो है वो घटाएगी। क्योंकि अगर सरकार इस गैप को फिल नहीं कर पाती है तो ये सरकार के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। खासकर जब आप देखते हैं आजकल हमारा जो ग्लोबली स्लम्प चल रहा है, ग्लोबली इन्फ्लेशन चल रहा है, उसको मद्देनजर रख के अगर हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे अभी, तो एक्सपोर्ट जो है अगर हम देखें पिछले 12 महीने में अगर हम डाटा देखते हैं तो हमारी 12% एक्सपोर्ट की जो है रिडक्शन है। तो अब अगर मैं कहती हूँ पीएलआई स्कीम के अंदर गवर्नमेंट जो है वो प्रोडक्शन बढ़ा रही है, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर कौन होगा जी? तो गवर्नमेंट को कंज्यूमर का दायरा जरूर बढ़ाना पड़ेगा इस बारी बजट में। तो बेसिकली गवर्नमेंट को जो एक स्ट्रेस लेके, जो खास स्ट्रेस देना है इसके अंदर, वो ये देना है कि एक कंज्यूमेबल प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाए, कैपेक्स को बढ़ाए और अल्टीमेटली कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन ज्यादा करे, जिससे अल्टीमेटली हमारी जो डिमांड है वो बढ़े। अंशुमन जोशी जी का भी रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुमन जी, एक बड़ी उम्मीदों वाला बजट इसे कहा जा रहा है, इस लिहाज से भी कि सरकार चुनावी दौर में भी है, सरकार को अगले साल आम चुनाव भी देख रहे हैं, इस साल विधानसभा चुनाव भी है, तो जानबूझकर सरकार वो मेजर्स नहीं ला सकती जिससे वो फंसे। क्या आपको लग रहा है कि लोक लुभावन बजट होगा, हर एक को अपीज करने वाला? अच्छा, चूंकि आप बैंकर भी हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट के तौर पर भी आप अपनी राय रखेंगे, मेरा भी एक सवाल है, इसी में ऐड कर देती हूँ। आम लोग हैं जो कहते हैं कि देखिए हम कोई लोन लेते हैं तो आप ब्याज मोटा हम पर वसूलते हैं, हमसे ब्याज के तौर पर मोटे रकम को वसूल लिया जाता है, लेकिन वही पैसा अगर हम बैंक में डालते हैं तो हमें ब्याज मिलता नहीं उस पर इतना। देखिए, सबसे पहला जो आपका सवाल है उसके अंदर तो बेसिकली अल्टीमेटली आम जनता के लिए बेनिफिट्स तो देने ही पड़ेंगे एंड वो देने भी चाहिए। मुझे लगता है इस आने वाले बजट में इवेंचुअली महिलाओं के लिए काफी सारी सुविधाएं हैं जो आ रही हैं, जो कि मेजर बेनिफिट है, बूस्ट है महिलाओं के लिए, महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए, सभी के लिए। जहां तक स्टार्टअप्स की बात है, स्टार्टअप्स के लिए अबाउट 90,000 के आसपास कोई स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं एंड जो टैक्स बेनिफिट्स दिए हैं 3 साल के लिए स्टार्टअप इंडिया में, तो वो बेसिकली मेजर बेनिफिट है इवन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए आगे ग्रो करने के लिए। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिपॉजिट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोरोइंग नहीं होना चाहिए। बेसिकली इट हैज टू बी स्प्रेडेड ओवर टू एवरीबडी। तो मुझे लगता है कि एमएसएमईज में वगैरह में जब ज्यादा आप लेंडिंग करते हैं तो ज्यादा ग्रोथ बेसिकली आप मॉनिटर कर सकते हैं, आप बेसिकली देख सकते हैं कि ज्यादा ग्रोथ हो रही है। और जहां तक बात आती है बैंकिंग की, आपने जैसे कही कि जो लेंडिंग रेट्स हैं वो बेसिकली हायर हैं एंड बोरोइंग रेट्स जो हैं वो कम हैं, तो लेट मी टेल यू, अभी रिसेंटली स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ने जो रेट्स हैं काफी बढ़ा दिए हैं जब से पीछे कुछ चेंजेस हुए हैं। तो फिर क्या आप देखेंगे कि 8-8.5% तक स्मॉल फाइनेंस बैंक आज की डेट में ऑफर कर रहे हैं, जो कि कभी भी नहीं होता था। पीछे कुछ बैंक्स थे वो 8% तक जाते थे, अब 8-8.5 तक तो सभी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स दे रहे हैं। एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल बैंक्स अगर आप बात करें तो देखिए कोई भी बैंक हो, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, उन सबके भी एक्सपेंडिचर होता है, तो 3 से 4% की एवरेज होती है, विच इज द कॉस्ट फॉर रनिंग द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। देन बेसिकली जो भी अभी हिंदुस्तान में जो बोरोइंग रेट्स हैं वो स्टिल डिसेंट एज कम्पेयर टू द बोरोइंग रेट्स जैसे अमेरिका में, कनाडा में, यूके में और डेवलप्ड इकोनॉमीज में काफी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बोरोइंग, क्योंकि वहां की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है एंड द इन्फ्लेशन रेट इट्स अनकंट्रोलेबल राइट नाउ। एक्चुअली वो कंट्रीज रिसेशन की तरफ जा रही हैं एंड आई वुड से इंडिया इज इन अ मच बेटर पोजीशन। और इसी का जिक्र कल इकोनॉमिक सर्वे में हुआ भी कि बाकी देशों के मुकाबले हिंदुस्तान बहुत तेजी से ग्रो करती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर नजर आ रहा है। सरकार का सपना भी है
5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और सरकार का ये सपना बहुत जल्द पूरा होगा। इसको लेकर सरकार की तरफ से कोशिशें जारी है, लेकिन आम लोगों के सपने भी इसमें पूरा होना चाहिए, क्योंकि वही आधार है। तौर से मिडिल क्लास फैमिलीज को बड़ी उम्मीद है। तो राजीव, आज का बजट या तो दिल खोलकर होने वाला है, या फिर सरकार शायद हाथ रोककर एक बार फिर से अपने खजाने की तरफ ध्यान देगी। और आम लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं, इन्हीं उम्मीदों पर हम बात कर रहे हैं, इन्हीं व्यवस्थाओं पर हम बात कर रहे हैं, और एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लगातार एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इनके जरिए हम समझने की कोशिश करते रहेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आखिर जो इतने दिनों से उनकी मुहिम तैयारी चल रही थी, वो क्या कुछ सामने रखती है, किन वजहों से सामने रखती है। छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होते हैं। सुबह के बजने वाले हैं 9। नमस्ते, मैं राशिद। मोदी 2.0 का फाइनल बजट आने वाला है। अब से ठीक 2 घंटे के बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या क्या निकलने वाला है। आपकी टैक्स सेविंग होगी या नहीं, बचत पर क्या कोई बर्छियां चलेंगी, क्या टैक्स की कोई नई कटार होगी, या फिर 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव इसी साल में होने वाले हैं, अगले साल होगा लोकसभा चुनाव। से पहले ये बजट क्या प्रो पॉपुलिस्ट मेजर वाला होगा या नहीं, पूरे देश की नजरें इस बात पर टिकी हैं। बहुत ही आसान शब्दों में, जहां पर कोई टेक्निकल बात नहीं होगी, आपके रसोई की बात होगी, आपकी पॉकेट की बात होगी, आपके पैसे की बात होगी, आपकी बचत की बात होगी, आपकी सैलरी की बात होगी, और आपकी भाषा में बात होगी। महिलाओं की बात करेंगे, युवा और किसान क्या चाहता है, युवाओं किसानों के लिए क्या रहेगा पिटारे में खास, और इस पेपरलेस बजट में क्या नए रिकॉर्ड बनने वाले हैं। पहली बिग ब्रेकिंग, पहली बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच गई हैं। दोनों वित्त राज्य मंत्री भी वित्त मंत्रालय पहुंचे हैं। भागवत कराड और पंकज चौधरी पहुंच गए हैं। सुबह 9 बजे राष्ट्रपति से मिलेंगी। राष्ट्रपति की औपचारिक मुहर के बाद वापस से फिर संसद भवन की तरफ आएंगी। आज संसद में पेश होगा आम बजट। सुबह 10 बजे संसद भवन पहुंचेंगी वित्त मंत्री। 10:15 बजे कैबिनेट मीट है। कैबिनेट मीटिंग में बजट पर मुहर लगती है। सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री। लेके लगभग प्रेजेंटेड बाय SBI लाइफ, अपने लिए अपनों के लिए। देश का सबसे बड़ा पैनल, देश का सबसे विश्वसनीय पैनल, देश का सबसे जाना माना पैनल, और एक ऐसा पैनल जो आम भाषा में आम बजट आपको बताएगा, आपको समझाएगा बजट में आपके लिए क्या रहने वाला है खास। जैसा शुरुआत में मैंने कहा, मोदी सरकार 2.0 का ये आखिरी पूर्ण बजट है। ये चुनावी साल है, और चुनावी साल में आपके लिए क्या आने वाला है। डिबेट ओपन कर देता हूं, स्क्रीन को कर दें ओपन। रुचिका भगत देश की जाने मानी टैक्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। विनोद रावल जी टैक्स और इकोनॉमिस्ट हैं। विनोद रावल जी के साथ मेरा एक रिकॉर्ड है कि पिछले 1 दशक में कई बार बजट के दिन ही मुझसे मिलते हैं, बाकी दिन मुझसे बात नहीं करते हैं। अवनीश सिंह मारवा इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, देश के जाने माने। अंशुमन जोशी देश के जाने माने बैंकर। सीपी सिंह MSME एक्सपर्ट हैं। और छोटे मझोले उद्योगों को क्या मिलने वाला है, व्यापारियों को क्या मिलेगा, उद्यमियों को क्या मिलेगा, धंधे पर क्या बात होगी, ये सब कुछ बताएंगे। पहला सवाल रुचिका भगत जी मेरा आपसे है, मोदी सरकार 2.0 का फाइनल बजट, दिल खोल करके या हाथ रोक करके, करों की कटार होगी या फिर नहीं होगी। इस बजट के बाद में आम जिंदगी कितनी बदलने वाली है। फोकस इकोनॉमी को बेहतर रखने का होगा, ग्रोथ को आगे ले जाने का होगा, या आम आदमी की जेब का होगा। देखिए, मैं आपको बड़ी सीधी सी बात करती हूँ कि एक लड्डू है और बहुत सारे लोग हैं जिनको खाने वाले हैं, तो वो उसको लड्डू मोतीचूर का है या बेसन का है, ये तो बता दीजिए। आपको क्या पसंद है? ये आपकी ये मोतीचूर वाले जो लड्डू होते हैं ना, इनमें बहुत बार क्या होता है ना, फ्रिक्शन होता है, बहुत बार होंठ कट जाते हैं। ये मोतीचूर वाले तो नहीं होंगे? तो इसको ये कह सकते हैं ये शुगर फ्री लड्डू है फिर। अच्छा। शगुन का लड्डू हो गया नहीं? हाँ बिल्कुल। तो ये एक लड्डू है और बहुत सारे खाने वाले, तो इसको जब हम बांटेंगे तो ये प्रसाद की तरह ही मिलेगा सबको। आप ये मान के चलिए, आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट देखिए बहुत ज्यादा है, उसको भी सरकार को ध्यान में रखना है। तो सिर्फ ये नहीं कर सकती सरकार। देखिए मैम क्या है ना, इंडिया न्यूज देश का एकमात्र चैनल है, जब भी बात आप करेंगे फिजिकल डेफिसिट की, यानी राजकोषीय घाटा, अगर मैं गलत नहीं हूं, सरकारी खजाने में क्या है क्या नहीं है, ये मेरा व्यूवर समझता नहीं है। जीडीपी समझता नहीं है, बहुत बार इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को समझता नहीं है, और सरप्लस बजट है, डेफिसिट बजट है, ये सब समझते नहीं। मुझे बस ये बता दीजिए, मेरी थाली सस्ती होगी क्या मेरी रसोई गैस सस्ती होगी या नहीं, पेट्रोल डीजल की जो मार पड़ी है इसमें कोई बेहतरी आएगी या नहीं। मैम बहुत ही आसान शब्दों में समझाएं आप मुझे। बड़े सरल शब्द में अगर मैं बात करती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि खाने वाले अनेक है, देने वाला एक है। ओह अच्छा, ठीक है। तो इसको जब देने वाला एक है, उसके पास एक ही रोटी है और उसको सब में बांटनी है। तो देने वाला दिल खोल के देगा या हाथ रोक के देगा, ये भी बता दें। देने वाला जो है उसके पास जितना है वो उतना ही देगा, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। जतिन रावल जी इंतजार कर रहे हैं। जतिन रावल जी पिछले 8 साल में एक ही रोटी है, मैं एक ही बांट सकती हूँ,
हूँ, मैं 2 नहीं बांट सकती, 3 भी नहीं बांट सकती। विनोद रावल जी मेरा इंतजार कर रहे हैं, माफ कीजिएगा विनोद रावल जी, पिछले 8 साल से जैसे आप मेरे सवाल का इंतजार कर रहे हैं ना, पिछले 8 साल से मैं इंतजार ये कर रहा हूं कि भैया इनकम टैक्स में रिबेट मेरे लिए बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। 2.5 लाख वाली जो सीमा है ये बढ़ा करके 5 लाख की जाएगी या नहीं, 5, 10, 15, 20, 30% वाला जो स्लैब है इसमें कोई परिवर्तन किया जाएगा या फिर नहीं। पिछले 8 साल में इंतजार है। 2 साल पहले मुझे एक झुंझुना पकड़ा दिया गया और ये कह दिया गया कि भैया देखिए 2 अलग अलग तरीके से आप इनकम टैक्स जमा कर सकते हैं, इसी में चाहे तो बचत कर लें, इसी में चाहे तो आप रिटर्न ले लें, इसी में चाहे तो आप रिफंड ले लें। क्या होगा 8 साल के बाद में इनकम टैक्स में कुछ छूट मिलने वाली है या नहीं? देखिए, आपके पिछले साल की तरह इस साल का जवाब भी ये दे रहा हूं कि ये दुआ कीजिएगा कि टैक्स बढ़े नहीं, कम से कम टैक्स के रेट्स वहीं रुक जाएं। हाँ। स्लैब की जहां तक बात है, 5 लाख तक उन्होंने पिछली बार भी किया था, तो 5 लाख से नीचे वाले लोगों को लास्ट ईयर भी बाहर किया था और आपने भी एक ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी कि 5 लाख तक टैक्स की सीमा बढ़ी। हालांकि वो बाद में विड्रॉ करनी पड़ी क्योंकि उसमें कंफ्लिक्ट था, क्यों किसके लिए है, 5 लाख 1 रुपए तक टैक्स अलग से लग जाता था। ठीक तो है। इस बार की अगर आप बात करते हैं तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो